नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपकी मदद कर सके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में, बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करने में। तो अगर आपके पास कुछ किसी भी तरीके का क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करें, जो क्रिएट किया है वो सही है या फिर नहीं, कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा है, अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आप ईमेल, व्हाट्सएप या फेसबुक, ट्विटर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com, 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है। आप हैशटैग आस्क आवाज योर मनी लिखकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के CFP हर्षवर्धन रुंगटा। हर्षवर्धन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे उससे ठीक पहले हम हर रोज किसी न किसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं ताकि इन्वेस्टमेंट गाइडेंस के साथ साथ हम एजुकेशन भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अपने व्यूअर्स की इंप्रूव कर सके या जागरूकता बढ़ा सके। तो आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक्चुअली होता क्या है, कैसे ये लागू होता है हमारी इन्वेस्टमेंट्स पे, किस तरीके का बेनिफिट मिल सकता है अगर लॉन्ग टर्म व्यू लेकर आप इन्वेस्ट करते हैं तो। देखिए दीपाली, पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। बेसिकली हम पहले जो हमारा प्रिंसिपल इन्वेस्ट करते हैं वो प्रिंसिपल पे हम कुछ रिटर्न्स कमाते हैं। इंटरेस्ट हो सकता है या ग्रोथ हो सकती है, जो भी हम रिटर्न्स कमाते हैं हमारे प्रिंसिपल पे, और वो रिटर्न्स जो जनरेट होता है वो आगे जाते हुए वो रिटर्न्स पे ही रिटर्न जनरेट होता है। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आता है आपको। ये मल्टीप्लाई होते रहता है और ये है कंपाउंडिंग का इफेक्ट। तो आपने 1 लाख रुपए डाले, आपने 5,000 रुपए या 10,000 रुपए कमाए उससे, वो अगले साल में 1,10,000 रुपए आप फिर से 5, 8, 10% पैसे कमाते हैं। तो वो है कंपाउंडिंग। अब इसका जो फायदा है वो ये है कि जितना वक्त आपको पैसे इकट्ठा करने में लगते हैं वो डबलिंग जो होता है, मल्टीप्लाई होता है, वो जैसे आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं उतना ही वो जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो कम होते रहते हैं। उदाहरण के रूप में बताता हूं मैं। मान लीजिए एक इंसान ने 1,000 रुपए की एफडी शुरू की और 25 साल के लिए कर रहे हैं, और अगर उन्हें रिटर्न 14% का मिलता है तो 1,000 रुपया 25 साल के लिए जो उन्होंने जमा किया, 14% की ग्रोथ से करीबन 26.5 लाख रुपए बन जाते हैं। तो इन्हें 25 साल लगे 26.5 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए। अगर यही चीज वो 5 साल और कंटिन्यू करते हैं, ओके, तो 25 की जगह 30 साल तक करते हैं, तो इनके पैसे 54 लाख रुपए हो जाते हैं। तो जहां पे इन्हें 25 साल लगे थे 25-26 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए, वही 25-26 लाख रुपया इनका मल्टीप्लाई होकर सिर्फ अगले 5 साल में ये डबल हो जाता है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट ये एक्चुअली है कि जितनी लंबी अवधि है, रिटर्न्स पे रिटर्न्स आप कमाते हैं, तो आपके पैसे मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होते हैं। ओके, तो फिर कुछ खास बातें जिसका ध्यान रखें इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट्स के दौरान ताकि सही फायदा उठा सके पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। फॉर इंस्टेंस, अगर जो भी फंड कैटेगरीज वो चूज कर रहे हैं या फिर जो भी होराइजन लेकर चल रहे हैं, जल्द से जल्द शुरुआत करें तो क्या फायदा मिलेगा। 2-3 खास बातें जो टिप्स आप देना चाहें इन्वेस्टमेंट की शुरुआत जो प्लान कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स वो। तो देखिए दीपाली, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और शुरुआत करना चाहते हैं, पहला रूल ये है कि जितना जल्दी हो आप उतना जल्दी शुरू करें। अगर हम तो ये कहते हैं कि आपकी पहला इन्वेस्टमेंट तो तब होना चाहिए जब आपकी फर्स्ट सैलरी या फर्स्ट इनकम आपके हाथ में आती है, और अगर हो सके तो उससे पहले भी करें। तो आप ऑब्वियसली जितना जल्दी करें उतना बेटर है। लेकिन जब आपकी पहली तनख्वाह आपके हाथ में आती है या पहली कमाई आप करते हैं, उस समय से आपका इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाना चाहिए। अगर आपने वो मौका खो दिया है, वो मौका जा चुका है, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है आज से शुरू करें। जब आपको नॉलेज हो तब से आप शुरू करें, डिले ना करें। क्योंकि जो एग्जांपल मैंने बताया वो चीज आपको समझ में आएगी कि जितनी लंबी अवधि के लिए हम पैसे जमा करेंगे उतना हमारा कॉर्पस ज्यादा होता है। दूसरी पॉइंट आपको ये समझना है कि म्यूचुअल फंड में जो हम हर टाइम बात करते हैं कि भाई इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड SIP शुरू करनी चाहिए, तो एक बहुत कॉमन तरीका है जो लोग स्कीम्स चूज करते हैं, वो सिंपली कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और पास्ट का 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर रिटर्न देखते हैं और वो स्कीम उठा लेते हैं। तो भाई ये तरीका सही नहीं है। आपके पास स्कीम्स जब आप सिलेक्ट करते हैं कौन सी स्कीम लेनी और नहीं लेनी, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स जाते हैं कि स्कीम ने किस तरह का रिस्क ले रखा है, उनका कैश लेवल क्या है, इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है। तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ रिटर्न्स देखें, परफॉर्मेंस देखें और उस हिसाब से ले लें। तो आप जब भी कोई स्कीम चूज करते हैं उसमें स्कीम के रेशियोज दिए जाते हैं, अल्फा है, बीटा है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, 40 रेशियोज है, बहुत सारे रेशियोज हैं जो दिए जाते हैं। वो कुछ ना कुछ दर्शाता है कि वो रिस्क कितना ले रही स्कीम, आपका रिटर्न में डिविएशन कितना है, डाउन साइड रिस्क को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, मार्केट गिरेगा तो कौन सी स्कीम ज्यादा अच्छी तरह प्रोटेक्ट करेगी या उसमें ज्यादा नुकसान होगा।
तो बहुत सारी चीजें होती हैं स्कीम सिलेक्शन के टाइम पे, तो ये चीजें ध्यान रख के अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करें। ओके, चलिए, तो ये रही खास बातें आपके इन्वेस्टमेंट्स को लेकर और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को लेकर कुछ खास टिप्स भी आपको बताई गई हैं। बात करते हैं अब कॉलर्स से, और राकेश हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश से, और उनका सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ कनेक्टेड हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करते हैं। राकेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, मेरी एज है 39 इयर्स एंड मेरी पोर्टफोलियो वैल्यूज है अराउंड 14 लाख एंड मेरा एसेट एलोकेशन है एक्सेस के ELSS फंड में 4,000 रुपीज पर मंथ, मिड कैप में है 2,500 रुपीज पर मंथ एंड एक्सेस मिड कैप में है 3,000 रुपीज एंड मेरा ही एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में है 2,500 रुपीज एंड मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पोर्टफोलियो की वैल्यू 5 साल में 30 लाख रुपए हो पाएगी क्या? ओके, अभी कितना समय हो चुका है इस पोर्टफोलियो को, मतलब कितना एक्यूमुलेशन आप कर सके हैं ऑलरेडी? 14 लाख रुपीस का पोर्टफोलियो है मेरा। लास्ट 6 और 7 ईयर से मैं इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हूँ। 14 लाख रुपीस। ओके, तो 14 लाख का पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चुकी है, और जैसे इन्होंने बताया 12,500 की SIP चल रही है, 14 लाख इकट्ठा कर चुके हैं, 5 इयर्स का होराइजन है, फंड्स के नेम इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किए। बताइए इनके पोर्टफोलियो और इनके गोल पर आपकी राय। सुबह राकेश जी, देखिए आपकी 4 स्कीम्स में से 3 स्कीम्स आपने एक्सेस की ही ले रखी है। तो अगर 40 म्यूचुअल फंड हैं विद डिफरेंट फंड मैनेजर्स और इन्वेस्टमेंट साइज अलग होती हैं, फंड हाउस के प्रेफरेंसेस अलग होते हैं, स्कीम्स जो स्टॉक रिसर्च करते हैं वो लिस्ट यूनिवर्स अलग होता है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि जब आपको इतनी ऑप्शन है तो क्यों ना हम अपने पैसे AMC जो फंड हाउसेज हैं और फंड मैनेजर्स के बेसिस पे भी डाइवर्सिफाई करें। तो थोड़ी चेंजेस आपके पोर्टफोलियो में बता दूं। एक्सिस फोकस की जगह का ICICI प्रू फोकस इक्विटी फंड लीजिए, फोकस कैटेगरी का ही है लेकिन एक डिफरेंट फंड हाउस है। मिड कैप में एक्सिस मिड कैप की जगह पे आप व्हाइट ओक मिड कैप फंड लिए, एक्सिस ELSS और मिराई एसेट इमर्जिंग इक्विटी आप कंटिन्यू करें। तो इस तरह से आपको अलग फंड हाउसेज के बेनिफिट्स भी मिलेंगे। जहां तक आपके लक्ष्य का सवाल है, आपको अगले 5 साल में जो आपका कॉर्पस है 14 लाख का प्लस 12,500 की SIP, अगर ये 12% के हिसाब से ग्रो करता है तो अपना लक्ष्य पूरा कर पा लेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए सजेशंस और आपके गोल पर राय दी गई है। आप अपना गोल जो लेकर चल रहे हैं आसानी से हासिल कर लेंगे। फंड्स आपके किस फंड में कितना इन्वेस्ट आपका है वो ऑलरेडी आपने मेंशन किया, लेकिन यूजुअली हम हमेशा इस शो में ये बात करते हैं कि किसी भी एक फंड हाउस में एक्सपोजर लेने से बचना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन ना ही सिर्फ कैटेगरीज बल्कि फंड हाउसेस के बीच में भी होना चाहिए। चलिए बात करेंगे अगले कॉलर की। प्रियंका ने एक सवाल भेजा है SMS के थ्रू। जो इनकी मंथली SIP चल रही है वो है 10,000 रुपये महीने के आसपास की, 10,000 रुपये महीने की है। 1.5 लाख इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है ऑलरेडी, और फिलहाल जो फंड्स इनके पास हैं उसमें मेरा ही एसेट S&P 500 फंड इनके पास है 1,000 रुपीज पर मंथ, एक्सेस निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स फंड 1,000 पर मंथ, नवी लार्ज मिड कैप 1,000 पर मंथ, रेडवाइज मल्टी कैप 1,000 पर मंथ। इसके अलावा DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में भी 1,000 रुपये महीना। साथ ही HDFC ट्रांस एंड लॉजिस्टिक्स, क्वांट मैन्युफैक्चरिंग, महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप और क्वांट टेक फंड, ये कुछ कैटेगरीज इन्होंने रखी हुई हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो इनके फंड चॉइसेस आपको कैसे लगे? प्लस 1.5 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू, 15 इयर्स 1 करोड़ का टारगेट, क्या सजेशंस? सर देखिए दीपाली, 10,000 रुपए की SIP के लिए आपको 9 स्कीम्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है पोर्टफोलियो में। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि इनका पोर्टफोलियो में जो थीमेटिक और सेक्टर फंड है, बहुत सारे इनके वो थीमेटिक और सेक्टर फंड भी इंक्लूडेड है। तो मुझे पता नहीं कि इन्होंने ये डेलिबरेटली किया है कि मुझे सेक्टर और थीमेटिक फंड चाहिए। ये ज्यादा ऐसा लग रहा है कि ये बेसिकली किसी के सजेशन पे या कोई रिटर्न्स देखते हुए इन्होंने पोर्टफोलियो में जोड़ा है। तो उनके लिए मेरा सुझाव ये रहेगा कि सिर्फ 4 स्कीम में ये अपना पूरा 10,000 रुपये महीने का जमा कर सकते हैं। इन्हें 9 स्कीम्स की जरूरत नहीं है। तो कंसोलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, एक ये HDFC इंडेक्स S&P BSE सेंसेक्स प्लान अपने पोर्टफोलियो में जोड़े, जो एक नई स्कीम है जो इनके 9 स्कीम्स में है नहीं, उसमें 2,500 रुपए। DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, एक्सिस निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स फंड, ELSS मल्टी कैप फंड, इन 3 फंड्स को वो कंटिन्यू करिए। इनके पास पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, लेकिन अमाउंट बढ़ा के इसे 2,500 रुपया कर दे।
तो 2,500 रुपए की इनकी 4 SIP होगी, अलग अलग सेगमेंट्स हो गए, मार्केट के अलग फंड हाउसेज हो गए, 3 उनकी ऑलरेडी है, तो कुछ बदलाव नहीं करना है, सिर्फ अमाउंट चेंज करना है, और एक स्कीम मैंने नहीं जोड़ी है। जहां तक इनके टारगेट का सवाल है, अगर हम 12% का रिटर्न अज्यूम करते हैं तो 15 साल बाद इनके पास करीबन 58 to 60 लाख होना चाहिए। तो इनकी रिक्वायरमेंट 1 करोड़ रुपए की है, तो इन्हें अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा आगे जाते हुए बढ़ाना है। ओके तो फिर मिस्टर रुंगटा, अब क्योंकि इनके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड्स हैं, आपने कुछ एडिशंस भी की हैं, तो फाइनल फंड्स कितने होने चाहिए इनके पास और कितना एलोकेशन किस फंड में करेंगे? तो 4 स्कीम्स जैसे मैंने बताई, सिर्फ उन्हीं 4 स्कीम्स में आगे जाते हुए इन्वेस्ट करें, जो इनकी बाकी स्कीम्स हैं उन सब से रिडीम कर सकती हैं और ये 4 स्कीम्स में कंसोलिडेट कर सकती हैं, तो ताकि आगे जाते हुए भी इनके पास सिर्फ 4 स्कीम्स रहेंगी और मार्केट के हर सेगमेंट में इनका एक्सपोजर रहेगा। तो आई थिंक दैट इज द राइट वे। नॉन स्कीम्स पोर्टफोलियो में रखते कि कोई एक्चुअल फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ अपना वो काम बढ़ा रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बढ़ा रहे हैं। ओके तो आप को थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है। HDFC इंडेक्स फंड में आप डाल सकते हैं, जो सजेशन आपको दिया गया है 25 रुपये महीना का। एक्सिस निफ्टी मिड कैप में आप 25 रुपये महीना डालिए, और साथ ही आप एडलवाइज मल्टी कैप और DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज ये फंड्स रख सकते हैं, 2,500 ईच आप डाल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा फंड्स आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, यही आपके लिए सजेशन है। बात करेंगे अब अगले कॉलर से। अंकित हैं हमारे साथ। अंकित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? इनफैक्ट माफ कीजिए, फोन लाइन पर ये कनेक्टेड नहीं है, इन्होंने SMS के थ्रू सवाल भेजा है, इनका सवाल ले लेते हैं। जो इनका क्वेश्चन है वो है इनके SIP को लेकर 60,000 रुपये महीने की इनकी SIP चल रही है, और फिलहाल जो फंड्स इनके पास हैं इस 60,000 की SIP में, वो मैं सबसे पहले मेंशन कर देती हूँ। अच्छी चीज़ ये है इनके पोर्टफोलियो में बहुत क्लटर्ड नहीं है इनका पोर्टफोलियो। इनके पास है HDFC मल्टी कैप, मोतिलाल ओसवाल BSE एनहांस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड, मोतिलाल ओसवाल का है निफ्टी मैक्रो कैप, एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, और इन्हीं सभी फंड्स में ये डाल रहे हैं 12,000 रुपये महीना, 17,500 रुपये, 10,000 है माइक्रो कैप फंड में, स्मॉल कैप में 10,000, इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में 10,000। ये तो रहा इनका पोर्टफोलियो। अब बात करते हैं इनके गोल की, तो ये 30 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं इन 28 ईयर्स। ऑलरेडी पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो 21 लाख रुपए के आसपास की है, तो 21 लाख इकट्ठा कर चुके हैं, 60,000 की SIP और साथ ही 30 करोड़ का टारगेट। साथ ही इसके अलावा इनका सवाल ये है कि इनके पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं, स्पेशली जो माइक्रो कैप या स्मॉल कैप इन्होंने फंड्स रखे हुए हैं, वो कितना सही है, उनको कंटिन्यू करना है या फिर नहीं। दूसरी बात, गोल्ड लोन को लेकर गोल्ड लोन को लेकर सवाल पूछना चाहते हैं कि गोल्ड लोन पर IR कितना लगता है, पहली चीज। दूसरा ये अग्रेसिव हाइब्रिड और बैलेंस एडवांटेज, क्या ये कैटेगरीज इनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी चाहिए या फिर नहीं? तो काफी सारे क्वेश्चंस हैं इनके, बताइए। या सो दीपाली, अगर क्वेश्चन देखें तो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि 32 साल के खुद हैं और कहते हैं कि 3 साल में वो रिटायर हो जाना चाहते हैं और 28 साल बाद इन्हें 30 करोड़ रुपए तक का कॉर्पस इकट्ठा करना है। जो पोर्टफोलियो आपने सही बताया कि इसमें माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप ये सारे हैं, तो बहुत अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाया है। तो अंकित, आपके लिए बताऊंगा कि, और इन्होंने खुद ने एस्टिमेट किया कि मुझे 15% के आसपास रिटर्न चाहिए। तो पहली बात, अगर हम 15% का रिटर्न एस्टिमेशन लगाते हैं, जो ये मानते हैं कि इनके पोर्टफोलियो में इन्हें अज्यूम करके चलना है, तो 15% के हिसाब से 28 साल बाद जो इनका एग्जिस्टिंग कॉर्पस 21 लाख रुपए का प्लस जो SIP करेंगे अगले 28 साल तक, इनका 30 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा हो सकता है। तो वो एक अच्छी न्यूज है कि 15% के हिसाब से इनका कॉर्पस अक्यूमुलेट हो जाएगा। दूसरा जो इन्होंने सवाल पूछा था थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वो कहते हैं कि गोल्ड लोन पे इन्होंने पता किया है कि 8.75% का ब्याज दर पे इन्हें लोन मिलता है अगेंस्ट गोल्ड। तो क्या इन्हें गोल्ड के सामने लोन लेना चाहिए 8.75% और बैलेंस फंड या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो पहली बात अंकित, मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कोई इन्वेस्टमेंट लोन लेके करें, भले ही वो कम ब्याज दर में हो। आप करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, 8.75 आपका आउटफ्लो रहेगा और आप उम्मीद लगा रहे हैं कि मुझे एग्रेसिव हाइब्रिड या बैलेंस एडवांटेज में उससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तो मैं क्यों ना वो इंटरेस्ट आर्बिट्राज कर दूं, जो रिटर्न का आर्बिट्राज कर दूं। तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा। कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें अपने पैसों से करें, लोन लेके ना करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गोल्ड में जो रिटर्न आएंगे आगे जाते हुए कंपेयर टू अग्रेसिव हाइब्रिड या बैलेंस एडवांटेज, उसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड या हाइब्रिड फंड में आपको ज्यादा रिटर्न आएगा, अगर आप वो विश्वास रख रहे हैं, तो एक काम करिए कि गोल्ड आप बेच दीजिए और वो पैसे लगाइए। गोल्ड पे लोन लेके इक्विटी में इन्वेस्ट करना, आई डोंट थिंक वो एक प्रूडेंट एक्सरसाइज होगा।
जो तीसरा सवाल था आपका कि आपका पोर्टफोलियो किस तरह से दिख रहा है। देखिए, आपका टारगेट बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। आप 30 करोड़ इकट्ठा करना चाहते हैं 28 साल में, आप 3 साल बाद रिटायरमेंट लेने वाले हैं, तो यस, आपको अपना पोर्टफोलियो अग्रेसिव बनाना पड़ेगा। और एग्रेसिव बनाने के लिए आपने मिड कैप, माइक्रो कैप से सब ऐड किए हैं, और जो स्कीम्स आपने ली है वो अपनी कैटेगरी में ठीक है। अब आपको अगर ऐसे लगता है कि माइक्रो कैप और मिड कैप में मुझे इतना एक्सपोजर नहीं चाहिए, तो आपको अपना रिटर्न एस्टिमेशन भी कम करना होगा। तो ये बहुत डेलिकेट बैलेंस है जो आपको मेंटेन करना है। तो मैं सुझाव दूंगा कि थोड़ा और आप ध्यान दें कि आप कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आप 15% लार्ज कैप में लगा के आप बोलेंगे कि मुझे 15% चाहिए, नहीं मिलेगा। आपको मिड एंड माइक्रो कैप, स्मॉल कैप में जाना पड़ेगा। तो या तो रिटर्न एस्टिमेशन को कम करिए, या तो अपनी रिस्क प्रोफाइल को कम करिए। समवेयर यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन। अगर मैं देखूं आपके पोर्टफोलियो में 40-50% करीबन मिड, स्मॉल एंड माइक्रो कैप है, तो एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी रिस्क अग्रेसिव पोर्टफोलियो और रिस्क प्रोफाइल देखते हुए ठीक। ओके तो यानी ठीक है, गोल्ड लोन लेकर इन्वेस्ट करने की क्लैरिटी आपने दी कि ये स्ट्रैटेजी सही नहीं है, लेकिन जो फंड्स हैं इनके, फिर इन्हीं फंड्स, अगर हम सिर्फ इनके पोर्टफोलियो पर अब एक राय लेना चाहें हर्षवर्धन जी, तो क्या इसी पोर्टफोलियो के साथ कंटिन्यू करने, कुछ चेंजेस तो नहीं करने हैं? दूसरी चीज ये, अगर सिर्फ पोर्टफोलियो के बेसिस पे देखें, 60,000 के एसआईपी को देखें, 21 लाख के पोर्टफोलियो की वैल्यू देखें, कितना एक्यूमुलेशन ये कर पाएंगे 28 ईयर्स में, इफ नॉट 30 करोड़? सो पहली बात, जो इन्होंने 3 तरह की एलोकेशन रखे हैं, इनकी अग्रेसिव टारगेट और रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए करेक्ट है, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 15% का एस्टिमेशन करते हैं तो 28 साल के बाद ये 30 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि इनका खाली डाउट ये आ गया था कि क्या मुझे माइक्रो कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप में इतना एक्सपोजर लेना चाहिए। इनका टोटल एक्सपोजर 40 से 50% का है पूरा पोर्टफोलियो का, अगर हम देखें। और इसको अगर हम ध्यान में रखें कि इनका टारगेट बहुत एग्रेसिव है, रिस्क प्रोफाइल हाई है, तो ये एलोकेशन ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। या तो ये अपना रिस्क प्रोफाइल चेंज करें, तब पोर्टफोलियो में बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी। ये प्रोफाइल के हिसाब से ये पोर्टफोलियो ठीक है। ओके, चलिए, तो ये रही आपके पोर्टफोलियो को लेकर। और गोल्ड लोन लेकर इन्वेस्ट करें दूसरी कैटेगरीज में, ये सही स्ट्रैटेजी नहीं है। गोल्ड बेचकर इन्वेस्ट करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, जैसे मिस्टर रुंगटा ने क्लियरली कहा। और रही बात आपके पोर्टफोलियो की, तो ठीक है, आपका एलोकेशन अग्रेसिव टारगेट है, लेकिन अचीव कर सकते हैं। अब रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और कॉलर से करेंगे बातचीत। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं योर मनी। रुंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ बने हुए हैं। क्वेरीज पर तो हमने बातचीत की, लेकिन अब बात करते हैं टॉप 4 फंड्स की, और मिस्टर रुंगटा से पूछ लेते हैं कि उनकी चॉइसेस क्या है नए पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से, लॉन्ग टर्म विजन के साथ। बताइए मिस्टर रुंगटा, कौन से फंड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं? वेल दीपाली, मैं 4 स्कीम्स बता रहा हूँ जो अलग अलग कैटेगरी की हैं, और जिसमें एक इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करें तो उन्हें एक्सपोजर सारी कैटेगरी के मार्केट सेगमेंट्स में मिल जाएंगे। तो एक है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की, पराग फ्लेक्सी कैप। लार्ज कैप, प्योर लार्ज कैप में ABSL निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। तो ये एक निफ्टी 50 की कंपनीज में इक्वली इन्वेस्ट करते हैं, तो 50 कंपनी में 2% का एक्सपोजर रहेगा। वाइट ओक कैपिटल का मिड कैप फंड एंड ICICI प्रू मल्टी कैप फंड। तो ये 4 मेरी रिकमेंडेशन रहेंगी फॉर प्रॉब्ली अ न्यू इन्वेस्टर एंड ऑल्सो एग्जिस्टिंग। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, आदित्य बिरला निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स, वाइट ओक कैपिटल मिड कैप और ICICI प्रू मल्टी कैप, इन फंड्स के साथ ये सभी 4 चॉइसेस हैं मिस्टर रुंगटा की तरफ से। और इन 4 चॉइसेस के साथ आप पोर्टफोलियो क्रिएशन कर सकते हैं ऑलराउंड एक्सपोजर के हिसाब से। चलिए, सवाल इतने ही लेंगे। शुक्रिया मिस्टर रुंगटा शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।